अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये दोनों बस हमने डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं दोनों टॉपिक्स। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा फेराडेज लॉ को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा कि उसमें हमने देखा था कि जो चेंज हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या जो उसमें हमने देखा था जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके चेंज होने की वजह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हम स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ लूप इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। ये बेसिकली वही है, फेराडेज लॉ है। ठीक है, इसको हम फेराडेज लॉ कहते हैं। आप इक्वेशन दे सकते हैं ई डॉट डी आर क्लोज इंटेग्रल इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम ओवर डी टी। अब ये इक्वेशन हमें कहती क्या है? ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर ये इक्वेशन हमें ये बताती है तो इसका मतलब है कि इसका सिमेट्री रिलेशन भी हो सकता है। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। सॉरी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास सिमेट्री रिलेशन है वो हमें यही कहता है कि जो हमारे पास, अब इसकी राइट हैंड साइड में देखें चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब है चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और ये मैक्सवेल इक्वेशंस भी है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखना है, हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये किस तरह से जो है पॉसिबल है, हम किस तरह से ये सिमेट्री रिलेशन जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि किस वजूहात पे हम इसको कह रहे हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड देता है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कुछ इस तरह से आप अरेंजमेंट देख लें। जो पीछे एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, उसके ऊपर जो जिसमें मैंने लेफ़्ट और राइट लिखा है, ये दो जो हमारे पास कंडक्टिंग जो प्लेयर्स हैं या एक कंडक्टर का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से करंट आ रहा है और राइट साइड पे जो है वो करंट जा रहा है। मतलब इस पूरे जो सेटअप है इसके अंदर से जो करंट है वो गुजर रहा है और जितनी अमाउंट ऑफ करंट लेफ्ट प्लेट पे उतनी ही अमाउंट ऑफ करंट जो है वो राइट प्लेट पे है। यहाँ पे अगर करंट गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए हमने यहाँ पे एक जो लाइट ब्लू कलर, मतलब जो स्काई ब्लू कलर वाला लूप सी मैंने बनाई है, वो हमने एक एम्पीरियन लूप जो है वो यहाँ पे मतलब एज्यूम कर लिया। ठीक है, उस एम्पीरियन लूप के ऊपर अगर हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन आती है बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये उसको जस्टिफाई करते हैं। अगर हम देखेंगे रिस्टोरेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, इसमें हमारे पास क्या था कि अगर टाइम जो है इन टाइम टी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होती है वो डी ई है। मतलब एक टाइम हमने टी ले लिया, कोई भी टाइम इंटरवल ले लिया, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है वो डी ई है। इसका मतलब है कि फिर यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा वो डी ई ओवर डी टी था। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही है तो जो चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हमें जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देगा। वही इक्वेशन जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी वही दोबारा से यहाँ पे आएगी कि ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम ओवर डी टी। मतलब चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन पॉसिबल है, इसकी हमने सारी जस्टिफिकेशन देख ली, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देख ली, तो इसका मतलब है कि इसकी जो सिमेट्री हमारे पास इक्वेशन है वो भी पॉसिबल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है वो हमारे पास चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। ये जो लास्ट पे इक्वेशन लिखी आप देख सकते हैं, वही जो मैंने पीछे लिखी थी उसको दोबारा से जस्टिफाई करके लिखा है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यही जो हमने पीछे इक्वेशन देखी है जिसको हम सिमेट्री इक्वेशन कह रहे हैं, इंड्यूस या फिर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन कह रहे हैं, और दूसरी जो हमने एम्पीरियन लूप को कंसिडर करके निकाली, दोनों जो है वो बी डॉट डी आर के इक्वल है, इसलिए हम उनको सम करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल रिजल्ट होता है वो दोनों इक्वेशंस मिलके देती हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो है वो एम्पियर्स लॉ की मॉडिफिकेशन या फिर जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं कि बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी।
अब इसमें जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म है एप्सिलॉन म्यू नॉट के अलावा कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी, इस वाली ये जो टर्म है ये हमें करंट की डायमेंशन देती हैं, ठीक है। ये करंट की डायमेंशन देती है, लेकिन इसको हम सिंपल करंट नहीं कहते, इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और अगर जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट करंट भी सिंपल करंट है की तरह ही है, काम कर रहा है, तो इसलिए इसके जो ऐसे यूनिट होंगे वो भी करंट वाले होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के जो ऐसे यूनिट है वो भी एम्पियर होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म है, इसको हम आईडी, मतलब आईडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट को हम जो है डिनोट कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। तो जो हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म है एम्पियर्स ला के, वहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई डी। तो ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। हमने अब तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए अब हम उनकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, ठीक है। और इस वजह से आपकी जो होगी वो रिवीजन भी हो जाएगी। सबसे पहले देखें फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में हमने क्या देखा था कि जब हम किसी मैग्नेट बार को किसी कंडक्टिंग कॉइल के पास लेके जाते हैं या उसे दूर लेके जाते हैं, मतलब उसकी टू एंड फ्रो मोशन करवाते हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होता है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ जो उसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेंस लॉ में हमने क्या देखा, लेंस लॉ जो है वो फैराडेज लॉ के एक पॉइंट को डिस्कस करता है, जिसमें हमने उसके इक्वेशन में देखा था कि नेगेटिव साइन है। वो नेगेटिव साइन किस वजह से था, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज कर रहा है, ठीक है। उसकी जो डायरेक्शन है अपने पैदा होने की वजह के अपोजिट है। इस वजह से जो नेगेटिव साइन आता है उस चीज़ को, सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो लेंस लॉ देता है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ में हमने बेसिकली इसको भी जस्ट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, थोड़ा सा रिवाइज किया था कि ईएमएफ होता क्या है। ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है किसी भी बैटरी के दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं उनके दरमियान का, और इसको वोल्टेज भी हम कहते हैं। और अगर कोई हम बैटरी ले लें उसके ऊपर जो लेबल लिखा होता है कि ये इतने वोल्ट की बैटरी है, वो उसकी ईएमएफ को ही बताया गया होता है, ठीक है। उसके बाद देखें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी फैराडेज लॉ से ही आया था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इंड्यूस हो जाती है। फिर हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, तो इसका उल्ट भी तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो। अब देखें इसमें आपने क्या कंफ्यूज नहीं होना दोनों चीज़ों में। पहले में क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, ठीक है। और ये दोनों सिमेट्रिक इक्वेशंस हैं एक दूसरे की। फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए हमने सबसे पहले जो एम्पियर्स लॉ की मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड जो फॉर्म है उसको हमने लिया। उसमें जो लास्ट वाली टर्म थी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, उसको हमने कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, उसको हम आई डी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये भी जो है उसके ऐसा यूनिट है वो करंट के जैसे हैं, मतलब एम्पियर्स हैं इसके भी ऐसे यूनिट। तो ये थी हमारी आज तक हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उनकी समरी। स्टूडेंट्स हमने अब तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनके रिलेटेड अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट देखें। एन ऑटोमोबाइल हैविंग अ रेडियो एंटीना 110 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्रेवल्स 90 किलोमीटर पर आवर इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज़ 55 माइक्रो टी, फाइंड वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। देखें पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, फिर सॉल्व करने में मसला नहीं होगा, ठीक है। एक हमारे पास जो है रेडियो एंटीना, उसकी मतलब जो लंबाई है वो कितनी है 110 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ हमें गिवन है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेंथ 110 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने कितना ट्रैवल किया है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब जो इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें अब देखें जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस रीजन में जो ऑटोमोबाइल है वो ट्रैवल कर रही है, उस रीजन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास है 55 माइक्रो टी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 55 माइक्रो टी। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इंड्यूस ईएमएफ जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। हमने जो फैराडेज लॉ पढ़ा था उसमें हमने एक इक्वेशन देखी थी कि हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू होती है VBL, ठीक है। ये हमने इक्वेशन जो है वो फैराडेज लॉ में डिस्कस की थी, ठीक है। इसी इक्वेशन में हमने जस्ट सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन वैल्यूज़ पुट करने से पहले यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि लेंथ सेंटीमीटर में हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम कर लेंगे 110 × 10⁻⁻²
मीटर, मतलब हमने 100 के साथ डिवाइड कर दिया तो सेंटीमीटर जो वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह हमने वेलोसिटी को भी कन्वर्ट कर लेना है। 90 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 25 आंसर आएगा। किस तरह से करेंगे, जो 1 किलोमीटर है हमारे पास वो इक्वल होता है 1000 मीटर के, और जो 1 आवर है वो इक्वल होता है 3600 सेकंड के। ठीक है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी कन्वर्ट कर लेना है, तो 55 × 10⁻⁻6 माइक्रो की जगह। ठीक है, अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करें फॉर्मूला में और आंसर अपना ले लें। कैसे, वेलोसिटी की जगह आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 55 × 10⁻⁻6, और लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 110 × 10⁻²। ठीक है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर वी। तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। अब हमारा जो सेकेंड न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इन 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीटाट्रॉन, मतलब कि हमारे पास बीटाट्रॉन है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा बीटाट्रॉन क्या है। ठीक है, जो बीटाट्रॉन है ये हमारे पास एक तरह का एक्सलरेटर होता है जिसमें जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनको एक्सलरेट करवाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, ऑर्बिट रेडियस इज़ 84 सेंटीमीटर। अब एक्सलरेट करवाने के लिए उसको एक मतलब ऑर्बिट में घुमाते हैं बीटा पार्टिकल्स को, तो उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इनक्लोज्ड बाय द ऑर्बिट राइजेज पीरियडिकली फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एवरेज वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड जो वो चेंज होती है। ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम तक जाती है। यहाँ पे जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की एवरेज वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, वो क्या है, B = 0.80 टेस्ला। अब इसमें हमारे पास टाइम इंटरवल भी गिवन है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है वो किस टाइम इंटरवल में चेंज हुई है। ठीक है, तो टाइम इंटरवल यहाँ पे गिवन है 4.2 मिली सेकेंड। हमने इसमें भी सेम वैसे ही जो EMF है वो फाइंड करनी है, लेकिन इसमें हमने जो है एवरेज EMF फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी गिवन है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो है रेडियस गिवन है ऑर्बिट का, वो कितना है 84 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को सेम जैसे हमने पीछे भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 के साथ डिवाइड करके। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड DB, इसको सिंपल B नहीं लिखना है, इसको हमने DB लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल है 4.2 मिली सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड को भी हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने EMF फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो कैपिटल N हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ में कि नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ऑर्बिट है वो एक ही हमारे पास ऑर्बिट है, इस वजह से जो N होगा उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इंड्यूस EMF या EMF = -NdΦB/dt। ठीक है, अब इसको देखें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने देखा था कि जो φB है वो इक्वल होता है B.A के। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A × dB/dt। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल A क्या है, हमारे पास एरिया है, तो रेडियस है, तो जाहिर सी बात है एक सर्कल होगा, तो सर्कल का जो हमारे पास एरिया होता है वो होता है πr²। ठीक है, dB/dt। तो इसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, N की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू भी आपको मालूम है 3.14, r², रेडियस हमारे पास क्या है 84 × 10⁻² मीटर, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आगे dB/dt, dB की वैल्यू 0.80 और हमारे पास dt की वैल्यू 4.2 × 10⁻³ ठीक है, इसको सिंपल आपने आगे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ सर्कुलर TV एंटीना हैज़ डायमीटर ऑफ 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर = 11.2 सेंटीमीटर। इसको भी हम उसी तरह मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके। ठीक है, the magnetic field of TV signal is normal to the plane of loop at one instant of time. Its magnitude is changing at the rate of 157 मिली टेस्ला पर सेकेंड। मतलब चेंजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 157 मिली
टेस्ला पर सेकेंड। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 157 इंटू 10⁻⁻, मिली की जगह -3 आ जाएगा, ठीक है, टेस्ला पर सेकेंड। नेक्स्ट है फाइंड द EMF इंड्यूस इन द एंटीना, मतलब वही हमने सेम जो है इंड्यूस जो है EMF फाइंड करनी है। अब इसमें जो हमारे पास n होगा वो भी 1 के इक्वल है, जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में था। अब इसमें देखें ज़रा, फॉर्मूला भी सेम वही यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज उसको हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। d∅b/dt इज़ इक्वल टू n, वही जो 5b है उसकी जगह हम ab लिख सकते हैं, ठीक है, तो a/db/dt, ठीक है। अब इसमें देखें -n, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह πr², सेम पिछले वाले की तरह, और db/dt, ठीक है। अब इसमें देखें कि हमारे पास n की वैल्यू गिवन है 1, पाई हमें पता है 3.14, r की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, तो जो हमारे पास रेडियस है वो डायामीटर से आएगा। कैसे, जो हमारे पास रेडियस होता है वो इक्वल होता है डायामीटर डिवाइडेड बाई 2, मतलब डायामीटर को हम 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो डायामीटर हमारे पास क्या है, 11.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वायर, ठीक है। और dB भी हमें गिवन है 157 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड था dB/dt 157 इंटू 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है इनको सिंपल सॉल्व करके तो EMF की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आ जाएगी -1.5 इंटू 10⁻⁻3। नेक्स्ट चौथा न्यूमेरिकल देखें, अ सर्कुलर लूप मेड ऑफ स्ट्रेच कंडक्टिंग इलास्टिक मटेरियल हैज़ 1.23 मीटर रेडियस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है। इट इज़ प्लेस विद इट्स प्लेन राइट एंगल टू 785 मीटर टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है, ठीक है। व्हेन रिलीज रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट्स टू डिक्रीज एट 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इंड्यूस इन लूप। यहाँ पे देखिए हमारे पास रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 1.23 मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 785 मिली टेस्ला, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 785 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज़ किया था इसमें भी वही लगेगा। इंड्यूस EMF हमने फाइंड करनी है, तो EMF इज इक्वल टू VBL, ठीक है। अब देखिए हमारे पास V गिवन है, तो V की जगह उसकी जो भी वैल्यू वो आ जाएगी 7.5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। B हमारे पास गिवन है 75 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब L की बारी है कि L हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो जो लूप होता है उसका जो हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है, मतलब जो लेंथ होगी वो हमारे पास होती है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे जो L है उसकी जगह आप 2πr पुट कर देंगे, तो EMF इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻², 785 इंटू 10⁻⁻3 और 2πr, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सब टॉपिक्स की समझ आ गई होगी, समरी की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आप और न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो आप जो है HR के वॉल्यूम 2 से कंसर्न कर सकते हैं। स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।